अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सबको खैर खैरियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो हमारा लेक्चर है मैथ्स का, वो यूनिट नंबर 9 के थ्योरम 4 और 5 से रिलेटेड। दोनों थ्योरम 4 और 5 एक दूसरे के कन्वर्स हैं। कन्वर्स आप अच्छी तरह समझते हैं कि क्या होता है कि 4 में जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो 5 में एज अ गिवन है, और जो थ्योरम नंबर 5 में हमें एज अ गिवन है वो वहाँ पे प्रूव करना है। मतलब इस थ्योरम का गिवन और टू प्रूव वो थ्योरम नंबर 5 में गिवन और टू प्रूव के साथ इंटरचेंज हो गए। तो मैं आप लोगों को थ्योरम नंबर 4 करवा रहा हूँ। 5 जो इसका कन्वर्स है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंशाल्लाह आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, कोई इतना ख़ास इशू नहीं होगा। थ्योरम नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इसे तो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ थ्योरम है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका हुआ है। इसके अलावा जो आज के लेक्चर में हम करेंगे वो होगी इस यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें हम एमसीक्यूज़ करेंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने कर ली हैं, कोई एक दो डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको दोबारा रीड करवानी है। वो मतलब पूरी चैप्टर के अंदर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एज अ क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि हमें एक सर्कल की 2 कॉर्ड्स गिवन है जो कि आपस में इक्वल है। 2 कॉर्ड्स हैं एक सर्कल के अंदर, हमें ड्रॉ करनी है जो कि इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। और वो कॉर्ड सर्कल के अंदर इस तरह से हमने ड्रॉ करनी है कि हमें बाद में प्रूव करना होगा कि उन दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। यहाँ अगर डायग्राम में देखा जाए तो हमारे पास एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड कौन सी है, सी डी है। अगर हम ए बी और सी डी की लेंथ की बात करें, इनकी जो लेंथ है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है, यानी कि जितना ए बी है उतना ही सी डी है, कॉन्ग्रेंट है ये दोनों। और हमें ये प्रूव करने के लिए कहा गया है कि ओ से एच डिस्टेंस जो कि ए बी कॉर्ड का डिस्टेंस बनता है, ए बी कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वो बनता है ओ एच, और सी डी कॉर्ड का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर वो बनता है ओ एच। हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली जो दोनों डिस्टेंस हैं ओ एच और इसका डिस्टेंस है ओ के, ये हमने क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। मींस के दोनों का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, यानी कि वो इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए। ये हमारा प्रूफ है। गिवन है आपके पास कि 2 कॉर्ड्स हैं जिनके नाम ए बी और सी डी रख दिए गए हैं और वो दोनों इक्वल हैं और एक ऐसे सेंटर के अंदर आ रही हैं जिस सर्कल का सेंटर कौन है, ओ है। और उसमें आपने एक चीज़ और नोट डाउन करनी है कि जो सेंटर से आपने ये जो डिस्टेंस लेना है कॉर्ड तक, वो आपने परपेंडिकुलरली लेना है, 90 के एंगल पे लेना है। ये ओ के भी जो सी डी तक डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ये भी आपने परपेंडिकुलरली फाइंड करना है, यानी कि ओ एच परपेंडिकुलर होगा ए बी के और ओ के परपेंडिकुलर होगा सी डी के। और हमें ये प्रूव करना है कि मेजर ऑफ ओ एच और मेजर ऑफ ओ के, यानी कि दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये हमें टू प्रूव में लिखा। कंस्ट्रक्शन 4 और 5 दोनों थ्योरम्स की सेम है। आपने ओ को ए से और ओ को सी से ज्वाइन कर देना है। उससे होगा क्या कि हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगी, एक होगी ओ ए एच और एक होगी ओ सी के। ज्वाइनिंग करने के बाद ओ को ए से ओ को सी से तो हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन में यही बात लिखी हुई है, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी सो दैट वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। ये 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। अब बच्चों फोकस रखिएगा कि आपका जो मेन मकसद है यहाँ पर प्रूव करने वाला वो है ओ एच को ओ के इक्वल करना। अब अगर किसी तरह से हम ये प्रूव कर लेते हैं कि ये वाली ट्राइंगल जिसका नाम है ओ ए एच और इसका नाम है ओ सी के,
अगर ये इक्वल हो जाएं तो हम ये बोल देंगे या हम ये बोल सकते हैं कि ओ एच और ओ के वो आपस में इक्वल हैं, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग साइड्स बन जाएंगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। बट पहली शर्त ये है कि आपकी दोनों ट्रायंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब ट्रायंगल्स को इक्वल करने के लिए आपको याद होगा 9 क्लास में कि आप मिनिमम 3 एलिमेंट्स ज़रूर इक्वल करते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल हो तो फिर आप 2 एलिमेंट्स इक्वल करते हैं। 2 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एच एस पास्टुलेट जो पढ़ा था आपने क्लास उसमें 9 में, यूनिट नंबर आई थिंक 10 था, उसमें एक थ्योरम भी प्रूव किया था, एच एस कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। यानी कि अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल हों और उन दोनों की एक एक हाइपोटेनियस, यानी कि उसका हाइपोटेनियस उसके हाइपोटेनियस के कॉन्ग्रुएंट हो, उसकी एक साइड के कॉन्ग्रुएंट हो, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। बशर्ते कि दोनों ट्रायंगल्स पहले क्या हों, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम बेसिकली तो ये चाह रहे हैं कि ओ एच और ओ के आपस में इक्वल हो, या इक्वल करना है, इनको प्रूव करना है। बट उसके लिए हमें ट्रायंगल्स को इक्वल करना होगा, और ट्रायंगल्स को इक्वल करने के लिए हम उनको क्रॉसपॉन्ड करते हैं। और क्रॉसपॉन्डेंस के लिए हमारे पास मिनिमम 3 एलिमेंट इक्वल करवाए जाएं, या अगर दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हों तो फिर 2 एलिमेंट इक्वल करवाए जाएं। अब ये दोनों ट्रायंगल कौन सी हैं, राइट एंगल है। अगर मैं इन दोनों के अंदर ये बात करूं कि इसका ओ ए डिस्टेंस और इस ट्रायंगल का ओ सी डिस्टेंस, ओ सी लेंथ जो है, साइड है, वो आपस में इक्वल है। अब इसकी रीज़न क्या है? ओ से ए और ओ से सी अगर डायग्राम में देखा जाए तो ये सर्कल के सेंटर से सर्कल तक डिस्टेंस है, यानी कि ये रेडियस है। और ओ से सी भी क्या है, ये रेडियस है। यानी कि ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स की एक एक साइड तो इक्वल है, ये कंफर्म है, क्योंकि ओ से ए, ओ से सी, ये दोनों लेंथ इक्वल हैं। और क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हैं, और रेडियस ऑफ द सेम सर्कल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैंने अभी कहा कि हमारे पास ट्रायंगल्स को इक्वल करने के लिए 3 एलिमेंट, या तो उनको 3 एलिमेंट्स इक्वल करवाए जाएं, 3 नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में 2 एलिमेंट इक्वल करवाए जाएं, जो एक एक हाइपोटेनियस होता है और एक एक क्या होती है, साइड होती है। अब हमारे पास एक साइड इक्वल करवाने के अलावा दूसरी साइड इक्वल हम नहीं करवा सकते, क्योंकि उसकी हमारे पास कोई अथेंटिक रीज़न नहीं है। और उसको अथेंटिक रीज़न को कलेक्ट करने के लिए कि हम ओ ए एच ओ सी के ट्रायंगल्स को आपस में इक्वल करना चाह रहे हैं, और हमारे पास इक्वल करने के लिए कोई रीज़न नहीं है, मतलब इसकी साइड्स को इक्वल करना हो तो हमारे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है। थ्योरम यही होता है ना कि किसी भी बात को प्रूव करना वैलिड रीजंस के साथ, आर्गुमेंट्स के साथ, बाकायदा वो लॉजिक बनती हो उसको इक्वल लिखने की। जैसे हम अगर के बोलते हैं कि ओ से ए और ओ से सी ये इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, इसके इक्वल होने की अथेंटिक रीज़न है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को क्रॉसपॉन्ड करने से पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स की जो क्रॉसपॉन्डेंस है अभी नहीं लेंगे, उससे पहले हम कुछ वर्किंग करेंगे। और वो वर्किंग होगी ये कि अगर हम ए बी कॉर्ड की तरफ देखते हैं तो ए बी के ऊपर ये जो ओ एच आ रहा है ये ए बी की बाइसेक्शन करेगा। और थ्योरम नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक जो परपेंडिकुलर आता है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, जैसे ये सेंटर ओ से आ रहा है कॉर्ड ए बी के ऊपर, तो ये इसकी बाइसेक्शन करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए एच और बी एच आपस में इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं कि ओ एच बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड ए बी को। क्यों ए बी को बाइसेक्ट करेगा? क्योंकि वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और थ्योरम नंबर 3 में यही समझाया गया है कि अगर एक लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उसकी बाइसेक्शन करेगा। तो हम ये फिर लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ ए एच टोटल लेंथ का हाफ है। ये देखिए मेजर ऑफ ए एच हाफ ऑफ मेजर ऑफ ए बी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा। सिमिलरली अगर आप सी डी कॉर्ड की बात करते हैं तो सी डी के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है? ओके। तो ओके अगर परपेंडिकुलर तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी के जो है वो टोटल लेंथ का हाफ होगा। ये देखिए सी के हाफ होगा टोटल लेंथ मेजर ऑफ सी डी के। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिएगा। अब आपने यहाँ पे गिवन में आपने पढ़ा कि हमारे पास जो मेजर ऑफ ए बी है और मेजर ऑफ सी डी है वो आपस में इक्वल थे। मेजर ऑफ ए बी और सी डी इक्वल थे, ये बात हमें गिवन है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखा जाए तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 की
जो राइट साइड है उसमें ये 1/2 ये इक्वल नज़र आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर हम ए बी और सी डी की बात करेंगे, क्या ये इक्वल है? यस, ये भी इक्वल है, क्योंकि ये हमें गिवन में बता दिया गया है कि ये ए बी और सी डी दोनों इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 और 2 की राइट साइड आपस में इक्वल है। अब 1 और 2 की राइट साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड भी आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। सो आप लिख सकते हैं कि ए बी अगर सी डी के इक्वल और ऊपर वाली इक्वेशंस को भी अगर देख लिया जाए तो हम ये बोल देंगे कि मेजर ऑफ ए एच और सी के आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये 1 और 2 की क्या थी? लेफ्ट साइड। और इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। और इसको प्रूव करने के लिए हमने हेल्प ली या हमने यूज़ किया 1 को, 2 को और 3 को। अब आपने दोनों ट्राइंगल्स को क्रॉस पॉइंट करना है। दोनों ट्राइंगल्स कौन सी थी? एक थी हमारे पास ओ ए एच और एक थी ओ सी के। दोनों ट्राइंगल्स को क्रॉस पॉइंट करते हुए आपने लिख देना है कि ओ ए इसका और ओ सी इसका, और ये दोनों किसके तौर पे आ रहे हैं? हाइपोटेनियस के तौर पे आ रहे हैं। हाइपोटेनियस क्यों? क्योंकि ये 90 के बिल्कुल सामने और ये 90 के बिल्कुल सामने ओ सी। ओ ए ओ सी दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। देखा जाए तो ये देखा लिखा हुआ है ओ ए इक्वल है ओ सी के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और ए एच सी के इक्वल है। ये अभी हमने प्रूफ किया, ये ऊपर देखिए, ये हमने प्रूफ कर लिया। तो हम इसका रेफरेंस देंगे। क्या रेफरेंस देंगे? कि ये बात हमने अभी प्रूफ की, ऑलरेडी प्रूव्ड इन पॉइंट नंबर 4, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 में हम ये प्रूफ कर चुके हैं। अब ये दो साइड इक्वल हो चुकी हैं, एक एक हाइपोटेनियस एक एक साइड, लिहाजा दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? आपस में इक्वल। ओ ए एच ओ सी के आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये कौन सा पास्टुलेट लगा? एच एस पास्टुलेट। अच्छा ये बच्चों, ये लास्ट पे जो ट्राइंगल्स इक्वल होने के बाद हमने लिखा है कि मैयर ऑफ ओ एच पहली ट्राइंगल का, मैयर ऑफ ओ के दूसरी ट्राइंगल का आपस में इक्वल है। और इसके सामने बुक में रीज़न नहीं लिखी हुई, तो आप ये रीज़न अपनी बुक पे ज़रूर लिख लीजिएगा कि ओ एच ओ के जो है ये किन ट्राइंगल्स की साइड्स हैं जो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ओ एच और ओ के वो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो इसकी रीज़न आप यहाँ पे लास्ट पे लिख लीजिएगा, बुक में नहीं लिखी हुई। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यहाँ सामने ये रीज़न आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ये बुक से रीड करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बुक पे नहीं लिखा हुआ, सो आप लोगों ने ये ज़रूर लिख लेना। थ्योरम नंबर 5 आपका होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। बिल्कुल आसान और सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी ख़ास इश्यूज़ वाली बातें नहीं है, तो इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब आ जाएं आप इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। तो मार्क मैंने कर दिए हुए हैं, आपको की बुक भी मिल जाएगी, इसकी की भी मिल जाएगी सॉल्यूशंस की, फिर भी मैं एक दो रीड कर देता हूँ। इन द सर्कुलर फिगर ए डी बी इज़, ये जो ए डी बी लाइन सेगमेंट जा रहा है ये क्या है? ये एक सर्कल की बाउंड्री के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला रहा है, तो ये ए डी बी क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। ये डायामीटर कहलाता उस सूरत में अगर ये सेंटर से पास होता। उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो ए सी बी है इसे इस तरह से आपने कर्व की फॉर्म में देखना है। ए सी बी ये देखो ऊपर कर्व का साइन बना हुआ है, ये एक आर्क है। और ओ ए बी जो है वो क्या है? एक डायामीटर है। क्यों? ये है बेसिकली कॉर्ड, लेकिन कहाँ से पास हो रही है? ओ से, लिहाजा इसको क्या बोलना है आपने? डायामीटर बोलना है। बाकी एमसीक्यूज आप खुद कीजिएगा, इसकी की भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, बाकी आप ट्राई करेंगे ताकि कुछ जो कॉन्सेप्ट आपने गेन किए हैं चैप्टर के अंदर वो वहाँ पे अपने यूटिलाइज़ करें और थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो। रीड करवा दिए जाएं या सारा आपको बता दिया जाए तो उससे बेहतर है कि आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। जी, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 2 है फिल इसके एमसीक्यूज के बाद, वो है डेफिनेशंस का। और डेफिनेशंस के अंदर हमारे पास दो डेफिनेशन है हर पार्ट के अंदर, और उनको डिफ्रेंशिएट करना है आपने। उनकी प्रॉपर पहले डेफिनेशन लिखें और साथ क्या करें? उनकी डायग्राम भी बना। इसमें पहली डेफिनेशन मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा दी, सर्कल और सरकमफेरेंस, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड वाली भी हम पढ़ चुके हैं, कॉर्ड एंड डायमीटर। और थर्ड जो है कॉर्ड एंड आर्क, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आर्क जो होती है उसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, एक होती है
माइनर आर्क और मेजर आर्क। ये माइनर और मेजर आर्क को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये अगर देखा जाए तो ये जो ACB आर्क है ये सेमी सर्कल से क्या है, उसकी लेंथ ज़्यादा है। तो अगर आपकी आर्क की लेंथ सेमी सर्कल से ज़्यादा हो तो उस आर्क को बोलते हैं मेजर आर्क, और अगर उसकी लेंथ सेमी सर्कल से कम हो तो उसे क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन जो ज़रा चेंज है वो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या होता है? इंटीरियर जैसा कि सर्कल के डेफिनेशन के नाम से जाहिर हो रहा है कि वो पॉइंट्स या सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर लाइंग इनसाइड द सर्कल, वो पॉइंट जो सर्कल के अंदर आते हैं और जिनका डिस्टेंस रेडियस की लेंथ से क्या होता है, कम होता है। अगर हम रेडियस की लेंथ से उनको कंपेयर करें तो वो वाली लेंथ और उनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, उनका डिस्टेंस उस रेडियस की लेंथ से क्या होना चाहिए, कम। तो वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, इंटीरियर। एक्सटीरियर वो पॉइंट जो सर्कल के आउटसाइड लाई करते हैं। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर लाइंग आउटसाइड द सर्कल आर नोन एज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। उसके बाद जो नेक्स्ट दोनों डेफिनेशन है ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी आपको डिफाइन करवा दी गई हैं, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। ये आपको इंट्रोडक्शन में भी करवाई गई हैं। उसके अलावा आपको जो लेक्चर नोट्स सेंड किए जाएंगे उसमें भी ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। ये चीज़ें सारी रिपीट हुई हैं। इसमें सिर्फ एक ही डेफिनेशन है जो चेंज है, और वो थी एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक। कल इंशाल्लाह इसकी एक एक्सरसाइज हमारी पेंडिंग है 9.2, उसको हम करेंगे और ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।